दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, पॉलिटिकल स्टोरी। आज की तारीख में स्टोरी काफ़ी मौजू हो चली है, बेहद प्रासंगिक हो चली है। और इसलिए प्रासंगिक हो चली है क्योंकि भारत में गांधी परिवार और मुलायम परिवार, इन दोनों के बीच के रिश्ते आजकल सहज नहीं हैं। बहुतों को लग रहा है कि अखिलेश यादव और गांधी परिवार के बीच कहीं न कहीं कोई एक बड़ी खाई है। इतनी बड़ी खाई कि 2017 में यूपी को ये 7 पसंद है वाला नारा लगने के बावजूद जो दिलो दिमाग में पहले से बैठी हुई जो गफलत है, यूं कहें कि राजनीतिक मतभेद है, वो दूर नहीं हो पा रहे। कारण क्या है आखिर कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, जो उत्तर प्रदेश गांधी परिवार की सियासत का भी केंद्र रहा है, इंदिरा गांधी से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबकी चुनावी कर्मभूमि। और मुलायम सिंह यादव तो चूंकि उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो मुलायम सिंह यादव का परिवार, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, और जिनके हाथ में भी पार्टी की कमान है, शिवपाल सिंह यादव, जिनका भी आप नाम लें, उत्तर प्रदेश की सियासत में ही है। तो गांधी परिवार से आखिर इतनी दूरी क्यों है? गांधी परिवार पर दोनों तरफ से भरोसा कायम क्यों नहीं हो पाता? एक मतलब तो इसका सीधा सीधा ये निकलता है कि जनाधार, समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी का जनाधार कमजोर होगा। समाजवादी पार्टी के पीछे जो सबसे बड़ा तबका खड़ा है वो अल्पसंख्यकों का है, खासकर मुसलमानों का। और कांग्रेस पार्टी की सियासत उत्तर प्रदेश में इसलिए कमजोर हुई क्योंकि ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम जो उसका आधार हुआ करते थे, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, दलित कांसीराम के साथ चले गए, और मुसलमान वोटर वीपी सिंह के दौर में, जब राजीव गांधी ने राम मंदिर का शिलान्यास करवा दिया, उस दौर में जनता दल नाम की एक पार्टी हुआ करती थी जिसमें वीपी सिंह और मुलायम सिंह दोनों हुआ करते थे। उस पार्टी के साथ मुसलमान चला गया। उसके बाद से जहां भी मुलायम सिंह यादव का परिवार रहा, कमोबेश उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मतदाता उसी पार्टी के साथ रहा। कांग्रेस पार्टी जब अपनी जमीन तलाशती है तो उसे दिखाई देता है कि आखिर कहां से अपना जनाधार वापस पाया जाए। जब तक मायावती है, जब तक बहुजन समाज पार्टी ताकतवर भूमिका में है, 12-14% वोट लाने की स्थिति में है, तब तक उत्तर प्रदेश का दलित समुदाय मोटे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। हो सकता है कि चुनावी हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, धर्मांधता के नाम पर कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ जाएं। रही बात ब्राह्मणों की, तो भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में है तब तक ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाने वाली जनसंघ या उसका नया अवतार बीजेपी, उससे भला ब्राह्मण कैसे अपना पिंड छुड़ा पाएगा? वो भी बाहर आना चाहता है। उत्तर प्रदेश की सियासत के जो स्थानीय समीकरण है उससे वो भी खुश नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्लेटफॉर्म तो दे। और यही कारण है कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर ब्राह्मणों ने कांग्रेस का रुख किया, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों के एक तबके में जो निराशा दिख रही है, वो तबका ब्राह्मणों का यदि कांग्रेस की तरफ आता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, कुछ दलित वोटों को अपने प्रभाव में भी ला सकते हैं, और साथ साथ मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका कांग्रेस की तरफ खिसक सकता है। इसी वजह से अखिलेश यादव ब्राह्मणों के बीच, मुसलमानों के बीच, यादवों के बीच, दलितों के बीच कांग्रेस पार्टी को स्पेस नहीं बनाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन असली वजह ये नहीं है। ये एक चुनावी वजह है, ये गणित की वजह है। जो अविश्वास की कमी की बात कही जाती है, उस अविश्वास की कमी की कहानी इतनी रोचक है कि जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि शुरुआत दरअसल न तो राहुल गांधी से होती है, न ही प्रियंका गांधी से, और न ही अखिलेश यादव से होती है, बल्कि शुरुआत एक पीढ़ी पहले से होती है। कहां से? वो साल 1991 का था। मुलायम सिंह यादव की पार्टी का नाम हुआ करता था समाजवादी जनता पार्टी। उसी पार्टी की केंद्र में सरकार थी, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, और उसी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर सरकार को बिना समर्थन वापस लिए राजीव गांधी ने इस हालात में खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री ने झल्लाकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। सरकार चली गई, मिड टर्म पोल की नौबत आ गई, लेकिन राजीव गांधी ने उसी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से समर्थन वापस नहीं लिया था। और उसके पीछे रणनीति ये थी कि चंद्रशेखर और मुलायम सिंह यादव में दूरियां बनाई जाए। मुलायम सिंह यादव को उनके रणनीतिकारों ने
प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबियों ने कहा कि इस सरकार को यूपी में बनाए रखने का फायदा नहीं है, आप भी इस्तीफा दे दें, विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें। मुलायम सिंह यादव ने आधी रात को विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को दी, विधानसभा भंग कर दी गई। चूंकि राज्यपाल चंद्रशेखर सरकार द्वारा ही नियुक्त थे तो कोई आनाकानी का सवाल नहीं था, विधानसभा भंग कर दी गई। और उस रात से राजीव गांधी, यूं कहें कि गांधी परिवार के साथ जिस मतभेद की शुरुआत मुलायम सिंह यादव की हुई, वो आगे अनवरत चलती रही। मुलायम सिंह यादव के चंद्रशेखर के साथ राजनीतिक रिश्ते भले ही नहीं टूटे, पार्टी जरूर टूट गई। समाजवादी पार्टी के नाम से मुलायम सिंह यादव की अलग पार्टी जरूर बन गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव के प्रति गांधी परिवार के मन में जो गांठ थी, उसकी अगली कहानी यहां तक पहुंची कि मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री पद पर किसने नहीं पहुंचने दिया और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद तक किसने नहीं पहुंचने दिया। जब इसकी परतें खुलेंगी तब लोगों को पता चलेगा कि इसकी बुनियाद दरअसल कहां है, जो आज दिखाई दे रही है। साल 1997 का था। सीताराम केसरी, उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने एचडी देवेगौड़ा की, उस वक्त के प्रधानमंत्री की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार चली गई। सरकार चली गई। राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का मामला था। तत्काल लोकसभा चुनाव में जाने का मतलब होता कि जुलाई महीने में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा था, और लोकसभा का गठन चूंकि मानसून में संभव नहीं था, लोकसभा का गठन अक्टूबर नवंबर तक ही संभव हो पाता। उस दौर में तमाम राजनीतिक दलों को लगा कि यदि राष्ट्रपति का पद इस देश के चीफ जस्टिस को संभालना पड़ जाए, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रिटायर हो रहे हैं, तो इसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी के सर पर फूटेगा और कांग्रेस पार्टी को भारी बदनामी उठानी पड़ेगी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने तय किया देवेगौड़ा की सरकार गिराने के बाद कि यूनाइटेड फ्रंट एचडी देवेगौड़ा की जगह अपना नया नेता चुन ले, तो नया नेता तो उस नए नेता को कांग्रेस पार्टी समर्थन दे सकती है। हरकिशन सिंह सुरजीत ने आनंद फानन में, जो उस वक्त सीपीएम के महासचिव थे, यूनाइटेड फ्रंट के सबसे बड़े कर्ता धर्ता माने जाते थे, उन्होंने आनंद फानन में यूनाइटेड फ्रंट की बैठक बुलाई। दिल्ली के आंध्र भवन में बैठक हुई और वहां यह तय किया गया कि क्यों न मुलायम सिंह यादव को अगला प्रधानमंत्री चुना जाए। खबरिया चैनलों में खबरें चलने लगी, न्यूज वेबसाइट्स पर, रेडियो पर, बीबीसी पर, हर तरफ खबरें चलने लगी कि मुलायम सिंह यादव ही संयुक्त मोर्चे के नेता हो सकते हैं। संयुक्त मोर्चे के अंदर मुलायम सिंह यादव को लेकर एक विरोध जरूर था, लेकिन वो विरोध का स्वर हरकिशन सिंह सुरजीत का कद चूंकि इतना बड़ा था कि उसके सामने सर उठा लेता, इसकी गुंजाइश कम थी। लालू यादव, जनता दल के उस वक्त के अध्यक्ष, सबसे बड़ी पार्टी यूनाइटेड फ्रंट की जनता दल, वो मुलायम सिंह यादव के पक्ष में नहीं थे। शरद यादव, जनता दल के वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष, वो नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो भी नहीं थे मुलायम सिंह के पक्ष में, लेकिन बावजूद मुलायम सिंह के पक्ष में एक समर्थन दिख रहा था। लेकिन उसी माहौल में कहा जाता है कि एक कॉल आती है और उस कॉल के बाद मंजर बदल जाता है। मुलायम सिंह यादव की जगह जीके मूपनार और इंद्र कुमार गुजराल की चर्चा होने लगती है और अंततः इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं। तमाम तरह की कयासबाजियां, तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तमाम तरह की स्टोरी पावर कॉरिडोर में, लुटेंस दिल्ली में चलती रहती है, पुराने पत्रकारों के बीच चलती रहती है, पुराने नेताओं के बीच चलती रहती है कि आखिर मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने से किसने रोका। जो 8-10 महीने के लिए सरकार बनाई गई इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में, वो सरकार मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनने जा रही थी। उनके नाम के साथ प्रधानमंत्री पद जुड़ने जा रहा था, जो उस वक्त के रक्षा मंत्री भी थे देवेगौड़ा सरकार में, बढ़िया काम भी कर रहे थे। आखिर रोका किसने मुलायम सिंह यादव को? तो तमाम तरह की कयासबाजियों के बारे में जो सबसे मजबूत तर्क और थ्योरी दी जाती है, वो यही दी जाती है कि नरसिम्हा राव के अवसान के बाद सीताराम केसरी वाले स्टॉप गैप अरेंजमेंट के दौर में गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों में रुचि लेना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गई। तो कई लोग ये बताते हैं, कई पुराने पत्रकार इस थ्योरी को काफी वजनदार तरीके से रखते हैं कि वो कॉल जिसमें कहा गया कि मुलायम सिंह यादव को छोड़कर कोई भी नेता स्वीकार है, वो कॉल दरअसल कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली से आई थी, प्रथम परिवार से आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम
अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, कुछ लोग वी जॉर्ज का नाम लेते हैं, कोई और नाम लेता है, तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन मोटे तौर पर एक बात कही जाती है कि फर्स्ट फैमिली यानी गांधी परिवार से वो कॉल आई थी कि मुलायम सिंह यादव नहीं। तो 91 की बात आपने सुनी और 97 की बात, 1997 की बात आपने सुनी। 97 में मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नहीं बने, मन महसूस कर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा, जिस पद पर वो एचडी देवेगौड़ा के टाइम भी काबिज थे। अब आता है 1999 का साल। देखिए परिस्थितियां कैसे बदलती है और मुलायम सिंह ने कैसे धोबी पाट दिया गांधी परिवार को, वो कहानी भी कम रोचक नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने दरअसल इतना बड़ा खेल किया दिल्ली में। मुलायम सिंह यादव ने जो खेल किया उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। दरअसल हुआ यह कि 16 और 17 अप्रैल 1999 की दरमियानी रात संसद में बहस के दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, दोनों को लेकर जबरदस्त रस्साकसी थी। 17 अप्रैल 99 की दोपहर सरकार चली भी गई, एक वोट से गई, केवल एक वोट से। 270 वोट मिले विपक्ष को, जो जयललिता के समर्थन वापसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना विश्वास मत पेश किया। उस विश्वास मत पर 270 मत विश्वास मत के विरोध में मिले और 269 यानी 270 से एक कम 269 वोट सरकार के पक्ष में मिले, केवल एक वोट से। जब एक तरह से भर्राए हुए गले से लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी ने घोषणा की कि इन द फेवर ऑफ आइज 269, इन द फेवर ऑफ नोज 270, पूरे देश में सन्नाटा छा गया। महज एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और उसके बाद शुरू हुई 17 अप्रैल की शाम से ही वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिशें। वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिशों में जो 270 लोग विपक्ष के साथ थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए साथ थे, वो 270 लोग दरअसल नई सरकार बनाने के समर्थन में नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? 17 अप्रैल के तत्काल बाद राष्ट्रपति ने सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, उस वक्त के राष्ट्रपति के आर नारायणन, उन्होंने सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के नेता सोनिया गांधी को बुलाया। कांग्रेस संसदीय दल की वो अध्यक्ष भी थी, कांग्रेस पार्टी की भी अध्यक्ष थी। उन्हें बुलाया, सरकार बनाने के लिए पूछा। सोनिया गांधी ने कह दिया कि हमारे पास 272 सांसदों का समर्थन है। राष्ट्रपति ने उन्हें समर्थन लाने के लिए 2 दिनों का समय दिया, फिर उसके बाद भी 1 दिन का समय दिया, 3 दिन का समय दिया, लेकिन सोनिया गांधी अंततः 233 से आगे अपना आंकड़ा नहीं ले जा पाई और राष्ट्रपति के सामने कह दिया कि अब हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इस परिस्थिति के पीछे जिम्मेदार कौन था? इस परिस्थिति के पीछे जिम्मेदार थे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव की पार्टी के 20 सांसद थे और 20 सांसदों की समाजवादी पार्टी और उसके साथ लेफ्ट फ्रंट का हिस्सा रही, यानी वाम मोर्चे का हिस्सा रहे 2 दल, जिसमें रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी भी थी और फॉरवर्ड ब्लॉक भी थी। दोनों के 7 एमपी थे। इन 27 सांसदों वाली 3 पार्टियों ने कह दिया, कुछ और छोटी पार्टियों ने भी सोनिया गांधी को समर्थन देने से मना कर दिया। लेकिन मोटे तौर पर इन 3 पार्टियों ने और खासकर मुलायम सिंह यादव की 20 सांसदों वाली पार्टी ने राष्ट्रपति भवन को लिख कर दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली किसी भी सरकार का हम समर्थन नहीं कर सकते। पूरे देश में सन्नाटा छा गया और उस वक्त हर कोई सरकार बनाने को आतुर था। सरकार बनाने को आतुर दरअसल सभी इसलिए थे, सबको पता था कि सरकार बनने के बाद उस सरकार को चलना नहीं है ज्यादा दिन। जब एक वोट से सरकार गिर सकती है तो अगली सरकार भी कभी भी गिर सकती है। लेकिन सबको इंटरेस्ट किस बात में था? सबको इंटरेस्ट इस बात में था क्योंकि रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना बार बार रिपोर्ट कर रही थी भारत सरकार को कि कश्मीर के करगिल और द्रास इलाके में पाकिस्तान की आर्मी चढ़ी हुई है, ऊपर तक पहुंच गई है। और जब ऊपर तक पाकिस्तान की आर्मी चढ़ी हुई है तो कश्मीर की परिस्थितियों को जो लोग जानते हैं उन्हें बखूबी पता है कि जब तक बर्फ पूरी तरह से पिघलेगी नहीं तब तक सेना के लिए ऊपर चढ़कर कार्रवाई करना मुश्किल काम होता है। सभी इसी इंतजार में थे कि सरकार जिसके पास आएगी उसके पास राष्ट्रवाद का चुनावी खेल खेलने का इससे बेहतर मौका नहीं होगा, क्योंकि जिसकी भी सरकार बनती वो करगिल में कार्रवाई करती। जैसे ही बर्फ पिघलती या पिघलनी शुरू हुई थी, मई तक पूरी बर्फ पिघल भी जाती है,
जो कश्मीर की परिस्थितियों को जानते हैं वो बेहतर जान सकते हैं कि ऊपर चढ़ने लायक हालात मई जून में बनने लगते हैं और आर्मी अपनी कार्रवाई कर सकती है। उस हालात में सरकार बनाने के लिए सभी लोग तैयार थे, सोनिया गांधी भी तैयार थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी चाहती थी। वो सरकार दरअसल ये चाहती थी कि कोई सरकार न बने और यही कार्यवाहक सरकार रहे, ताकि लोकसभा चुनाव के पहले करगिल में कार्रवाई हो और कार्रवाई के बाद अगला जो चुनाव हो उसमें राष्ट्रवाद का एक खेल बखूबी खेला जा सके। अंततः वैसा हुआ भी, पूरे देश ने देखा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या थर्ड फ्रंट, जिसकी भी सरकार होगी वो कार्रवाई करेगी। मुलायम सिंह यादव ने सरकार को समर्थन देने से इनकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अगले 6 महीनों के लिए कार्यवाहक सरकार की भूमिका में, यानी जब तक चुनाव न हो तब तक कार्यवाहक सरकार की भूमिका में आ गई और उसी सरकार ने करगिल के ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसी सरकार के आदेश से सेना ने कार्रवाई शुरू की और अंततः करगिल में जाकर टाइगर हिल्स पर भारतीय सेना ने फिर से झंडा फहराया और इसका सीधा चुनावी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसी 99 के लोकसभा चुनाव में जो अक्टूबर महीने में हुआ था। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने समर्थन क्यों नहीं दिया? 2 थ्योरी चलती है। एक थ्योरी, इंडिया टुडे मैगजीन, उसकी आर्काइव की तरफ आप जाएं तो साफ दिखता है कि कमलनाथ जो कांग्रेस के नेता थे, कमलनाथ के फोन पर एक फोन आता है और जो फोन आता है वो फोन कथित तौर पर, जो मैगजीन कहती है उसकी बात मैं कह रहा हूं, वो फोन उस वक्त के संसदीय कार्य मंत्री, वाजपेयी सरकार के मंत्री PR कुमार मंगलम का होता है और फोन करने वाला व्यक्ति बोलता है, अमर सिंह जी सब ठीक तो है ना। ये बात सुनकर कमलनाथ अवाक रह जाते हैं। उन्होंने नंबर चेक किया तो नंबर कुमार मंगलम का निकलता है और गलती से, जैसा कहा जाता है, जैसे इंडिया टुडे की भाषा है उससे साफ साफ दिखाई देता है कि वो फोन दरअसल अमर सिंह को कुमार मंगलम लगा रहे थे और वो फोन लग गया था कमलनाथ को। एक थ्योरी ये है कि अमर सिंह ने पूरी प्लॉटिंग की कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, मुलायम सिंह यादव को राजी किया। दूसरी थ्योरी इसके साथ ये चलती है कि दिल्ली में सुजान सिंह पार्क एक जगह है खान मार्केट के सामने, वहां जॉर्ज फर्नांडिस की बेहद करीबी, जो बाद में समता पार्टी अध्यक्ष बनी, जया जेटली रहा करती थी। जया जेटली के घर पर जॉर्ज फर्नांडिस ने मुलायम सिंह यादव और लाल कृष्ण आडवाणी की मीटिंग कराई। ये थ्योरी एक चलती है। चूंकि मुलायम सिंह यादव भी समाजवादी, जॉर्ज फर्नांडिस भी समाजवादी, तो अपने सोशलिस्ट रूट्स को तलाश करके वहां एक बैठक कराई गई। उस बैठक में यह तय हुआ कि ठीक है, सरकार को, कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव समर्थन नहीं देंगे। और इस थ्योरी को कुछ लोग आगे बढ़ाते हैं कि यह थ्योरी भी हुई, कई सारी किताबों में भी इसका जिक्र है कि इस वजह से मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया। और जब मुलायम सिंह यादव ने विरोध कर दिया तो सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं था। अंततः देश मिड टर्म पोल में चला गया, करगिल भी हुआ। लेकिन उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी महज 145 सीटों के साथ ही सही लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, उस दौर में मुलायम सिंह यादव भी तकरीबन 40 MP के साथ लोकसभा पहुंचे थे। 40 MP के साथ लोकसभा पहुंचने के बावजूद, चूंकि भाजपा गठबंधन के विरोध में 350 से ज्यादा सीटें आ गई थी, लिहाजा उनके 40 सांसदों की बहुत अहमियत नहीं थी। अमर सिंह के स्टूल पर बैठने वाली कहानी भी वहीं से आई कि सोनिया गांधी के आवास पर जब हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ अमर सिंह पहुंचे तो उन्हें घंटों स्टूल पर इंतजार करना पड़ा। सोनिया गांधी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी और जब तवज्जो नहीं दी, मामला वहां तक पहुंच गया तो उसके बाद सपा और कांग्रेस के संबंधों के बारे में कहने को कुछ रह नहीं जाता है। न्यूक्लियर डील पे 2008 में समर्थन दिया, जरूर समर्थन दिया। मुलायम सिंह यादव की पार्टी के 40 के करीब सांसद थे, उन्होंने मुलायम सिंह के कहने पे जब लेफ्ट फ्रंट ने सरकार से समर्थन वापस लिया, परमाणु करार वर्सेस प्रकाश करात का नारा चरम पर चल रहा था और लेफ्ट फ्रंट ने समर्थन वापस लिया तो मुलायम सिंह यादव ने समर्थन दिया। लेकिन तब मुलायम सिंह यादव के पास कोई चारा भी नहीं था। उत्तर प्रदेश की सत्ता वो मायावती, यानी एक सेकुलर पार्टी के हाथों गंवा चुके थे। मायावती भी मुसलमानों को अपने पक्ष में करना चाहती थी और उस दौर में मुलायम सिंह यादव को साफ साफ लग रहा था कि जब उत्तर प्रदेश में वो सेकुलर पार्टी के हाथों सत्ता गंवा चुके हैं, तब मुसलमान उनके खूंटे से बंधे रहेंगे, पक्के तौर पर इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। लिहाजा जनाधार बचाने, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को कि कांग्रेस सरकार को गिराने का दोष
इनके मत्थे न मढ़ा जाए, मुलायम सिंह और सपा के मत्थे पर। मुलायम सिंह यादव ने अंततः एक रास्ता निकाला। कांग्रेस के विरोध में वो खड़े थे। रास्ता क्या निकाला? पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से पूछ करके कि परमाणु करार राष्ट्र हित में है या नहीं। और वो दरअसल एक बहाना था। सभी जानते हैं कि अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन वो एक मुसलमान भी थे। तो अब्दुल कलाम साहब से पूछने का मतलब ही यही था कि इस देश के मुसलमानों को भी संतुष्ट करना कि देखिए इनके कहने पे हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला वो पहले ले भी चुके थे, क्योंकि उनके पास चारा नहीं था। न तो लखनऊ की सत्ता थी, न दिल्ली की सत्ता में पूछ थी, और कुछ मुकदमे भी चल रहे थे। आय से अधिक संपत्ति और तमाम मुकदमे भी थे। उस मुकदमों में भी उन्हें राहत की उम्मीद थी, जो देर सवेर बाद में जाकर मिली भी। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मजबूरी वश ही सही मुलायम सिंह यादव ने सीधे सीधे समर्थन का ऐलान कर दिया। वरना ये यही मुलायम सिंह है जब 2007 में कांग्रेस पार्टी ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं की, सिवाय सपा के एकमात्र सांसद अतीक अहमद, उन्होंने ही बीजेपी समर्थित कैंडिडेट भैरव सिंह शेखावत को कहा जाता है कि वोटिंग की थी, अन्यथा किसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। सपा राष्ट्रपति चुनाव से बाहर थी। इतने खट्टे संबंध कांग्रेस और सपा के थे। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया, बल्कि प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया। प्रणब मुखर्जी बड़े नेता थे, सभी दलों में उनके अच्छे संबंध थे, अंबानी परिवार से अच्छे रिश्ते थे, और अंबानी परिवार के एक सदस्य अनिल अंबानी तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक दौर में राज्यसभा भी चले गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो कनेक्टिंग लिंक था, जिस लिंक की वजह से मुलायम सिंह यादव सीधे सीधे साथ में आए, प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर रहे हैं, न कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। बात 2017 की होती है। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी भज पिट चुकी थी। वो अच्छे काम कर रहे थे। 15 लाख के करीब लैपटॉप बांटने का एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था। वाकई एक बेहद सराहनीय कदम था कि गरीब और मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए गए सरकार की तरफ से। एक्सप्रेसवे भी बना रहे थे, काम भी कर रहे थे, लेकिन सरकार के हाथ बदनामियां भी आ रही थी। और जब बदनामी आ रही थी तो उस बदनामी को ढंग से समाजवादी पार्टी का प्रचार तंत्र काउंटर भी नहीं कर पा रहा था कि अधिकतर आरोप झूठे हैं, मिथ्या आरोप है। और उस परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को लगा कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया जाए। तब दौर राहुल गांधी का आ चुका था। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष भले ही नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े फैसले वो कर रहे थे। प्रशांत किशोर का जिक्र होता है कि प्रशांत किशोर की वजह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए। यूपी में नारा गढ़ा गया, यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन यूपी को ये साथ पसंद नहीं आया। इतना पसंद नहीं आया कि समाजवादी पार्टी को 50 से भी कम सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी तो 6-7 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। हालात यहाँ तक पहुँच गए, सपा को उस गठबंधन से कुछ हासिल नहीं हुआ। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो गांठ है, जिसके सुलझने की, जिसके खुलने की उम्मीद 2017 के विधानसभा चुनाव में जताई गई थी, वो खुलने की बजाय और ज़्यादा गहरी होती चली गई। और गांठ इतनी गहरी है कि इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद मुलायम सिंह यादव की अगली पीढ़ी यानी अखिलेश यादव की सपा समाजवादी पार्टी पर उनके कमान लेने के बावजूद, सोनिया गांधी के बाद, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के कमान लेने के बावजूद, आज के दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे के कमान लेने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को बड़ा सियासी स्पेस उत्तर प्रदेश में ना मिले, समाजवादी पार्टी इसके लिए हमेशा से चिंतित रही है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को यदि स्पेस मिलेगा तो बीजेपी के जनाधार में तो क्षरण होगा ही, क्योंकि ब्राह्मण उधर से टूटेंगे, थोड़ा बहुत बसपा में भी क्षरण होगा क्योंकि दलित उधर से टूटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्षरण, सबसे बड़ा डेंट अगर किसी के जनाधार में लगेगा तो समाजवादी पार्टी के जनाधार में लगेगा। विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने बिना कांग्रेस पार्टी के लगभग 37.5%, 37.4% वोट हासिल किए थे। और इतने वोटों में अल्पसंख्यक वोटों का, यूपी के लगभग 20% अल्पसंख्यक वोटों का लगभग एक तरफा पोलिंग का यह नतीजा था। अन्यथा सपा गठबंधन 18% वोटों पर अटक जाता। इस वोट को वो अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी में कसमकस जरूर है, लेकिन वो भी दिशाहीन है कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े।
और जो अविश्वास की खाई है वो घटने की बजाय रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश का चुनाव ताज़ा उदाहरण है। सपा के प्रवक्ताओं का बयान ताज़ा उदाहरण है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जयराम रमेश का बयान इसका उदाहरण है कि कांग्रेस और सपा के बीच की गांठ का खुलना इतना आसान नहीं है। देखते हैं लोकसभा चुनाव तक इस देश में विपक्ष के व्यापक हित में ये गांठ खुल पाती है या नहीं खुलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।